तो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। बहुत दिन से वीडियो नहीं आया हुआ है। तो आज हम लोग का रहने वाला है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई। क्योंकि आज बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड हो रहा है, तो वीडियो बन रहा है। तो अगर साउंड क्वालिटी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और वीडियो क्वालिटी भी थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब होगा तो आप लोग उसको भी थोड़ा सा मैनेज कर लेना। धीरे धीरे करके इसको ठीक करते हैं। क्योंकि बहुत दिन से वीडियो बना नहीं है तो इसीलिए सही से हो नहीं पाया। ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंग्लैंड ने पूरा का पूरा विश्व को रूल किया है। आप लोगों को पता होगा इंग्लैंड का सब जगह औपनिवेशिक लगभग लगभग सब जगह औपनिवेशिक उसका रहा है। तो बहुत कोई के मन में ये क्वेश्चन ये सवाल आता है कि ऐसा आखिरकार क्या दम था इंग्लैंड में। एक तो छोटा सा तो देश है, ज्यादा बड़ा तो देश है भी नहीं वो वाला, छोटा सा देश है। और कैसे दुनिया में वो रूल कर दिया, सब कोई उसका बात क्यों माना। ठीक है। तो ये वाला बहुत कोई के मन में ये प्रश्न आता है। तो आज को हम लोग वही चीज का प्रश्न का एक एक पहलू को सिर्फ देखने वाले हैं। एक पहलू वो क्या है, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चूंकि हो गया था, इसीलिए वो उस टाइम पे एक बड़ा शक्ति हम लोग बोल सकते हैं कि एक बड़ा शक्ति के रूप में वो उभर करके आया। तो ये वाला आप लोग का पार्ट वन में भी आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में भी आप कवर कर सकते हैं पार्ट टू में, और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कवर कर सकते हैं। मतलब ये कि जिसका जहां भी ये सिलेबस का हिस्सा है वहां पे आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। बस पर्पस ये होना चाहिए कि ये वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए। सिलेबस में कहीं भी हो ये टॉपिक आप लोग का क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग चूंकि ग्रेजुएशन का एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग को सबसे पहले तो लिखना होगा भूमिका। भूमिका के बाद बीच में लिखना होगा आपका जाके मेन मेन जो पॉइंट पॉइंट रहता है वो लिखना होगा, लास्ट में निष्कर्ष लिखना होगा। तो देखिए भूमिका में हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इंग्लैंड के इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया था। और ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, चाहे आप लोग ग्रेजुएशन का एग्जाम दीजिए या फिर आगे चल के कुछ अदर एग्जाम दीजिए, कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि औद्योगिक औद्योगिक क्रांति का शब्द किसने गढ़ा है। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग याद रखिएगा अर्नोल्ड टॉयनबी के द्वारा ये वाला चीज औद्योगिक क्रांति का शब्द जो है गढ़ा गया है। ठीक है। तो ये वाला आप लोग को याद रखना है स्पेशली तौर पर। वस्तुतः औद्योगिक क्रांति उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन थी जिसके तहत हस्तशिल्प। अच्छा देखिए ऐसा है कि आप लोग क्या कीजिएगा, ये वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। हम आप लोग को शॉर्टकट में हम आप लोग को बताने का ट्राई करते हैं क्योंकि ये 8 पेज का है। ठीक है। क्योंकि ये वाला 8 पेज का है। 8 पेज आप लोग को मतलब कि पढ़ पढ़ के सुनाते सुनाते आप लोग बोर हो जाइएगा और फिर मजा भी नहीं आएगा। और ये सारा कुछ आप लोग को वेबसाइट में दे दिया जाएगा। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर करके आप लोग को नहीं लिखने का जरूरत है कि वीडियो को पॉज करते हैं फिर लिखते हैं फिर पॉज करते हैं फिर लिखते हैं। ऐसा कोई जरूरत नहीं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा। बस उस वहां पे क्लिक करके आप लोग वहां पे पहुंच जाइएगा। वहां पे पूरा का सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है वही सब वहां पे भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए क्या बात है कि औद्योगिक क्रांति का तो सबसे पहले समझ गए कि कौन इसको गढ़ा गया है। तो औद्योगिक क्रांति कौन गढ़ा, अर्नोल्ड टॉयनबी के द्वारा इसको गढ़ा गया। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति का मतलब ये हुआ कि बहुत दिन से जो चरखा चल रहा था, हाथ से सूत कताई हो रहा था, हाथ से ही हर काम हो रहा था, जिसके कारण कि ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा था, अधिशेष भी नहीं बच रहा था। इसके कारण अधिशेष क्या होता है, अधिशेष का मतलब ये होता है कि आप अपने जरूरत से ज्यादा अगर प्रोडक्शन कर देते हैं तो वो जो ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है उसको बोलते हैं अधिशेष। ठीक है। ये बात को ध्यान रखना। तो अधिशेष भी प्रोडक्ट नहीं हो पाता था उस टाइम पे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसा ऐसा चीज आविष्कार होने लगा जिसके कारण कि हस्तशिल्प उद्योग खत्म हो गया। ठीक है। हस्तशिल्प उद्योग खत्म हो गया, धीरे धीरे ऐसा हो गया कि उसका जगह मशीन लेने लगा। तरह तरह का मशीन आ गया, स्पिनिंग जेनी आ गया, फिर कोयला बनाने का, कोयला से जल्दी जल्दी हीट प्रोडक्ट करने का मशीन बन गया। तो ऐसा ऐसा मशीन बन गया जिसके कारण की औद्योगिक क्रांति आसानी से सफल हो गया। ठीक है। तो इसी तरह आप लोग का ये वाला इस तरह का आप लोग का हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं भूमिका। ठीक है।
ये हो जाएगा आप लोग का भूमिका। औद्योगिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ 18वीं सदी के उत्तरार्ध। उत्तरार्ध का मतलब ये होता है कि 18वीं सदी का उत्तरार्ध बोला है ना, मतलब कि 1700 से लेकर 1750 तक का काल को बोलता है। 1700 से लेकर 1750 तक का काल को बोलता है। और सॉरी, उत्तरार्ध का बात किया जा रहा है। उत्तरार्ध मतलब 1750 से लेकर के 1800 तक का। पूर्वार्ध यदि बोलेगा तो पूर्वार्ध का मतलब हो जाता है 1700 से लेकर 1750। ठीक है। अगर उत्तरार्ध की कोई में बोलता है तो उत्तरार्ध में हो जाएगा आप लोग का जाके 1750 से स्टार्ट होगा और वो 1800 तक चलेगा। ये उत्तरार्ध पूर्वार्ध अच्छा तरीका से समझ लेना है, क्योंकि ये आगे चल के आप लोग को ये काम आएगा। ग्रेजुएशन में नहीं, थोड़ा और आगे। ठीक है। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 19वीं सदी में ब्रिटिश उद्योग को अनेक महत्वपूर्ण एवं व्यापक परिवर्तन से गुजरना पड़ा। वस्तुतः यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु यह धीरे धीरे जो आविष्कार हो रहा था उसी का नतीजा था। ठीक है। नवीन ऊर्जा स्रोत जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, वाष्प इंजन, ताप इंजन आदि का उपयोग होने लगा। अभी हम बताएं, तरह तरह का जो है आविष्कार होने लगा था। अब नया नया तकनीक का उपयोग होने लगा था। कोयला का, पेट्रोल, विद्युत, वाष्प इंजन का खोज हुआ था। तो वो सब का धीरे धीरे इस्तेमाल होने लगा, जिसके कारण कि क्या हुआ, कारखाना में एक भयानक तेजी सा हो गया। जो कि पहले एक कपड़ा प्रोडक्ट हो पाता था, अब उसके बदले 8 कपड़ा प्रोडक्ट हो पा रहा है। तो 8 कपड़ा प्रोडक्ट हो पा रहा है तो वो ज्यादा कोई को बेच सकता है। और इंग्लैंड का तो आपको पता ही है कि इंग्लैंड का उपनिवेश कितना सारा था। तो वो वहां से कच्चा माल भी अपना लेके आता था उपनिवेश से ही। कच्चा माल, उपनिवेश का मतलब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। उपनिवेश का मतलब उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। उपनिवेश का मतलब सीधा सीधी ये होता है कि यदि कोई राष्ट्र दूसरा राष्ट्र के ऊपर आर्थिक, राजनीतिक अपने लिए उपभोग करने लगे तो उसको सिंपली उपनिवेश कहा जाता है। ठीक है, अभी सिंपली बस इतना समझ लीजिए आप लोग। तो उपनिवेश से वो कच्चा माल लाता भी था और कच्चा और बना हुआ माल अपने यहाँ लाता था कच्चा माल। और वो तरह तरह का मशीन इंग्लैंड में लगा हुआ था, वो अपना प्रोडक्ट करता था, अच्छा अच्छा माल निकालता था, तैयार माल निकालता था। और फिर से पुनः वो जो है वहीं भेज देता था। वहीं भेज देता का मतलब ये है कि अपना उपनिवेश में ही पुनः भेज देता था वो। तो इसीलिए इसको ना तो कच्चा माल का दिक्कत था और ना ही इसको बाजार का दिक्कत था। यही एक बहुत बड़ा रीजन रहता है जिसके कारण कि इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति सफल हो जाता है। ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो मैन पावर में आपका जाके स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब बहुत आगे था। लेकिन वो सब जो है वो सब नहीं कर पाया, औद्योगिक क्रांति वो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, अभी धीरे धीरे और देखेंगे। इंग्लैंड को उपनिवेश का तो सहारा मिला, तो वो तो मिलवे किया, और साथ में इसको बंदरगाह का भी सहारा मिला। बंदरगाह का मतलब ये है कि, अच्छा धीरे धीरे आगे आप लोगों को बताते हैं। ये वाला जो टॉपिक है औद्योगिक क्रांति होने का मुख्य कारण क्या है, देखिए आप लोग दो तरह से इस आंसर को लिख सकते हैं। उतना देर तो हम लोग का भूमिका चल रहा था। भूमिका, आई होप की भूमिका सबको समझ में आ चुका होगा। भूमिका में क्या लिखना है, भूमिका में ज्यादा कुछ तितर बितर नहीं लिखना है। भूमिका में बस ये आप लोग को याद रखना है कि औद्योगिक क्रांति का शब्द किसने लिखा था, औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति कैसे हो रहा है। ठीक है, ये वाला चीज आप लोग का भूमिका में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए औद्योगिक क्रांति होने का मुख्य कारण, दो तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। पहला पहला तरीका तो ये वाला है, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार, वाणिज्यवाद, जनसंख्या में वृद्धि, फ्रांसीसी क्रांति का योगदान, राष्ट्रवाद का उदय और कारखाना प्रणाली का विकास। देखिए ये वाला जो टॉपिक है, मतलब ये सब जो पॉइंट है, ये सब पॉइंट थोड़ा सा आप लोग के लिए हार्ड हो सकता है, क्योंकि फिर पुनर्जागरण और धर्म सुधार आप लोग को पढ़ना होगा। उसके बाद वाणिज्यवाद आप लोग को पढ़ना होगा, फ्रांस की क्रांति पढ़ना होगा। तो ये वाला ये पहला जो तरीका है ये आप लोग के लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। इसीलिए हम ये वाला तरीका को ही खत्म कर दिए, आप लोग के लिए दूसरा तरीका लेके आए, जिसमें कि पॉइंट टू पॉइंट जो इजी लगे, जो आप लोग पहले से भी थोड़ा मोड़ा पढ़ के रखे हुए हैं, वहां से हम आप लोग को समझाने का ट्राई करते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, सभी देशों से औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में सबसे पहले हुई। हॉलैंड जैसे देश भौगोलिक खोजों का व्यापार वाणिज्य में अग्रणी थे। अब देखिए एक जब खोज का जब दौर आया, जब कुस्तुतुनिया का पतन हो चुका था, तब क्या हुआ था, तब स्पेन निकला था, तो पुर्तगाल निकला था, फ्रांस निकला था। तो ये सब निकला हुआ था। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड बहुत लेट से निकला था खोजने वोजने के लिए। तो ये सब चीज में अग्रणी था इधर का स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, ये सब अग्रणी था। लेकिन फिर भी वो लोग के पास औद्योगिक क्रांति नहीं हुआ। तो आप लोग को एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह भी
आप लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, हालांकि ग्रेजुएशन में मुझको नहीं लगता ग्रेजुएशन में पूछना चाहिए इस तरह क्वेश्चन, लेकिन इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बाकी देशों की तुलना में इंग्लैंड में क्यों हुआ, इस तरह का क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है। और उसका भी आंसर यही होगा जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसका भी आंसर सेम ही होगा। फिर भी वह औद्योगिक क्रांति का शुरुआत नहीं हुआ, मतलब कि हॉलैंड सब में औद्योगिक क्रांति वहां नहीं हुआ, इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुआ, ठीक है। एवं व्यापार इंग्लैंड से बढ़ा था, उसकी जनसंख्या इंग्लैंड की 3 गुनी थी। अभी बताया मैन पावर के बारे में, मैन पावर दूसरा देश में ज्यादा था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुआ। उसके पास रेशम, पटसन, कोयला, लोहा के प्रचुर साधन थे, फिर भी क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड से ही हुआ। इसका जांच निम्नलिखित बिंदुओं के तहत की जा सकती है, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा तरीका, वो निम्नलिखित बिंदु हम लोग एक तरीका पहले देख लिया, वहां से यदि कोई स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि हम वो वाला से शुरुआत करें, वाणिज्यवाद, राष्ट्रवाद, फ्रांस की क्रांति का योगदान, यहाँ से अगर क्वेश्चन को आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां से भी आप लोग बेशक वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन वो वाला टर्म को बनाने के लिए आप लोग को अच्छा खासा वर्ल्ड हिस्ट्री का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप वहां से वाणिज्यवाद के ऊपर लिख सकते हैं, बाकी सब के ऊपर तभी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम ट्राई किए कि आप लोग के लिए एक सिंपलेस्ट वे में आप लोग को बताने का, हालांकि इसको तो बहुत दिन से हम चाह रहे थे बताने का, लेकिन जो है कुछ दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण कि 1 डेढ़ महीना आप लोग के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब जो है आप लोग का सप्ताह में या 2 सप्ताह में एक क्वेश्चन हम आप लोग को अपलोड कर दिया करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक में कहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो रहा है, तो वहां पे हम आप लोग को मैनेज कर देंगे, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, अनुकूल राजनीतिक वातावरण। अनुकूल राजनीतिक वातावरण, इसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड का एकदम अनुकूल राजनीतिक वातावरण था, ठीक है। क्यों था अनुकूल राजनीतिक वातावरण, ये आप लोग समझिए, ये वाला समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला चीज हम बहुत डिटेल से पढ़ा चुके हैं आप लोग को, 1688 का गौरवपूर्ण क्रांति। तो उम्मीद करते हैं 1688 गौरवपूर्ण क्रांति आप लोग का एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। जिनका भी नहीं हुआ है वो वीडियो के लिंक में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, इसके ऊपर 3 वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। 1688 गौरवपूर्ण क्रांति के ऊपर 3 वीडियो बहुत डिटेल से, तीनों वीडियो आधा आधा घंटा का लगभग है, आप लोग 1 डेढ़ घंटा में इंग्लैंड का इतिहास समझ सकते हैं, ठीक है। 1688 सिर्फ हम नहीं बताए, इंग्लैंड के इतिहास के साथ लेके चले। तो ये जब 1688 का गौरवपूर्ण क्रांति हुआ, और आपको याद होगा कि इस क्रांति के बाद क्या हुआ था, इस क्रांति के बाद हुआ था कि संसद का सर्वोच्चता बढ़ गया था, और वो राजा सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो गया था, संसद हो गया था। अब शक्ति आ गया था संसद के हाथों में। तो ये वाला एक बहुत बड़ा परिवर्तन इंग्लैंड में हुआ, जिसके कारण कि आप लोग को ये रहे औद्योगिक क्रांति में बल मिला, क्योंकि राजा लोग को तो इधर सबसे कोई लेना देना था भी नहीं, शुरू से ही नहीं था। आप लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में देख ही चुके हैं कि राजा लोग किस तरह से भोग विलास में मस्त रहता था। तो जब ये 1688 क्रांति खत्म हुआ, तब वो लोग व्यापार में ध्यान देने लगे, नया नया मजबूती के साथ स्थापित करने लगे, तो जिसके कारण की औद्योगिक क्रांति में थोड़ा सा बल मिल गया, ठीक है। तो ये आप लोग का पहला पॉइंट हो गया, इससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल गया, ठीक है। क्योंकि संसद व्यापार को प्रोत्साहन कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि अधिशेष हम लोग को प्राप्त हो, हम लोग ज्यादा से ज्यादा माल को बेच सकें, ठीक है। तो इसी कारण से वो लोग जो है मतलब कि पहला पॉइंट आप लोग का इस तरह से डील होगा, 1688 क्रांति को लेकर आप लोग को डील करना है, लेकिन पॉइंट रहेगा राजनीतिक बदलाव, ठीक है। दूसरा देखिए भौगोलिक स्थिति, दूसरा क्या है, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में आप लोग यदि मैप से अगर यदि आप लोग अभी तक दोस्ती बना चुके होंगे, उम्मीद करते हैं मैप आप लोग डेली डेली देखते होंगे। पहले भी हम आप लोग को यही बोला करते थे कि आप लोग मैप कम से कम डेली एक बार मैप को सरसरी निगाह से देख लिया कीजिए, कि कौन सा कहाँ पे है, कौन सा कहाँ लोकेट करता है, कौन सा नदी कहाँ बह रहा है, कौन सा पहाड़ कहाँ पे है। मैप आप लोग को याद होना चाहिए, इंग्लैंड का ही नहीं, इंडिया का, फ्रांस, इस सब जगह का आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति में यदि आप लोग देखेंगे इंग्लैंड, यदि आप लोग को याद होगा, तो ये वाला तो हो गया आप हम लोग का जाके, यहाँ पे आप लोग का आता है इंग्लैंड, ठीक है। इस तरह तो नहीं है, ये वाला हो गया इंग्लैंड। तो ये वाला देखिए, ये वाला एक तो कटा हुआ है, यहाँ से एक तो कटा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश चैनल यहीं पे है, ठीक है, ये वाला इंग्लिश चैनल है। तो यहाँ से कटा हुआ है इंग्लैंड, बाकी यूरोपीय देश से इंग्लैंड वैसे भी कटा हुआ है। तो ये कटा होने के कारण ये पूरा का पूरा जो है ना समुद्र से घिरा हुआ है, ये चारों तरफ से समुद्र से इंग्लैंड घिरा हुआ है। यदि आप लोग मैप को अच्छा तरीके से देखिएगा, इंग्लैंड का लोकेशन देखिएगा,
तो चारों तरफ से वो समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण कि क्या हुआ, उसको भौगोलिक जो है बेनिफिट मिल गया। उसको कैसे बेनिफिट मिल गया, अब समुद्र चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो ऑटोमेटिक मतलब कि प्राकृतिक रूप से उसको बंदरगाह अवेलेबल हो गया, जो कि बाकी देशों में ऐसा नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पाया। तो इंग्लैंड को तो प्राकृतिक रूप से बंदरगाह अवेलेबल हो गया, और व्यापार के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, व्यापार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नौशक्ति का परिवहन का मजबूत होना। नौशक्ति कब मजबूत होगा, जब उसके पास बंदरगाह होगा, पोर्ट होगा, जब जब संसद उसका सपोर्ट करेगा। तो संसद तो सपोर्ट कर ही रहा है इसको, 1688 के बाद संसद तो सपोर्ट कर ही रहा है इसको, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इसके पास नेचुरल पोर्ट भी आ गया, इसका पोर्ट में बंदरगाह आ गया, नेचुरल बंदरगाह भी आ गया। तो अपना नौसेना को भी बढ़ा लिया, बंदरगाह के कारण तो व्यापार ज्यादा बढ़ेगा ही। अब देखिए एक बार पढ़ देते हैं इसको, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इंग्लैंड का अनुकूल भौगोलिक स्थिति औद्योगिक क्रांति के सहायक सिद्ध हुआ। वह चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था, जिससे वहां बंदरगाह निर्माण के लिए आसानी हुआ। फलतः व्यापारिक आवागमन की सुविधा हुई तथा परिवहन के सस्ती और अच्छी सुविधाएं प्राप्त हुई। आपको पता होगा कि सबसे सस्ता साधन क्या है, सबसे सस्ता साधन क्या है व्यापार के लिए, तो वो है आप लोग का जल परिवहन। जल परिवहन, जहाज का आवागमन सबसे सस्ता परिवहन है, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लैंड को ये वाला एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया, ये वाला चीज बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया, ठीक है। तो ये आप लोग का दूसरा पॉइंट क्लियर, उम्मीद करते हैं दूसरा पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, सुदृढ़ नौसैनिक शक्ति। तो इसको भी समझाने का हमको नहीं लगता है, समझाने का ज्यादा तुक बनता है, फिर भी एक बार पढ़ देते हैं। समुद्री क्षेत्र से घिरा होने के कारण एक शक्तिशाली जहाज रानी का विकास हुआ। इस शक्ति के बल पर इंग्लैंड अपने विशाल उपनिवेश भी बनाया, अपना बाजार भी बनाया, सब कुछ जो है विशाल अपने नौसेना के बल पे ही जो है वो सब जगह पे रूल किया, नौसेना के बल पे सब जगह रूल किया। इसको पानी का राजा बोला जाता था इंग्लैंड को एक टाइम पे, पानी का राजा, मतलब कि पानी के मामले में कोई भी इसको टक्कर नहीं दे सकता था, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, चाहे इंडिया क्यों हो ना हो, चाहे चीन फ्रांस कोई भी हो, नौसेना के दम पे इसको टक्कर देना मुश्किल था उस टाइम पे, ठीक है। तो इसके कारण नौसेना के दम पे उसने क्या किया, उसने बाजार को भी अवेलेबल कर लिया, जहां पर वो कच्चा माल को बेच सके, अथी सॉरी बना हुआ माल को बेच सके, और वहीं अथी को भी अवेलेबल कर लिया जहां से वो कच्चा माल ला सके। जैसे कि अमेरिका से बहुत सारा कच्चा माल लेके लाता था वो, जैसे इंडिया से बहुत सारा सारा कच्चा माल, रेशम कपास हो गया, मसाला हो गया, और फिर अमेरिका से लोहा सब हो गया। तो ये सब जो कच्चा माल है वहां से लेके आता था इंग्लैंड, इंग्लैंड में अपना प्रोडक्शन किया करता था, क्योंकि वहां पे तो तरह तरह का आविष्कार हो चुका था, अभी आविष्कार के बारे में भी आप लोग को बताने वाला है। वहां पे तरह तरह का आविष्कार, स्पिनिंग जेनी हो गया, वहां आविष्कार हो चुका था, ठीक है। तो कच्चा माल लेके आता था, वहां पे बनाता था इंग्लैंड में, और बनाएगा तो आप एक बात समझिए, अगर कहीं पे उद्योग धंधा लगता है तो वहां पे इकोनॉमिक भी बूस्ट होगा कि नहीं होगा, वहां पे जॉब मिलेगा, आजू बाजू के आदमी लोग को, इंडस्ट्री के आजू बाजू आदमी लोग को भी जॉब मिलेगा। उसके बाद अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा, सस्ता दाम पे बिकेगा। तो ये सब कुछ कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है इंग्लैंड को मिल रहा था। उसका देखिए प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता, तो इंग्लैंड के पास प्राकृतिक संसाधन का कोई दिक्कत था नहीं, इसके पास लोहा था, इसके पास कोयला था, ये सब था इसके पास। और जो नहीं था वो अमेरिका से ले आता था, वो इंडिया से लेके आ जाता था, वो चीन के साथ लेके आ जाता था। और आपको पता होगा कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बना तो पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वहां से कपड़ा अथे रेशम कपास ये सब ले ला के अपना घर में प्रोडक्शन करता था, और वहां जाके जब बेचा करता था, तो जब जो 100 रुपया में भारत में बिका करता था, वो लोग 10 रुपया में आके पटक दे रहा था कि हम जो है 10 रुपया में बेचेंगे, 100 रुपया में नहीं बेचेंगे। तो जितना भी पर्सन था वो 10 रुपया में खरीदने लगा था, और 10 रुपया भी उन लोगों को फायदा किस तरह पहुंचा रहा था, आप लोग थोड़ा समझिए कि फायदा 10 रुपया भी उसको कैसे पहुंचा रहा था, क्योंकि वो एक के बदले 100 गो को वो प्रोडक्ट कर रहा था, 100 सामान को बना रहा था वो। तो जो वो एक 100 रुपया में जो बेचने वाला बात था, अब वो 110 के भाव से ही बेच रहा है, तो वो 1000 बेच रहा है, पहले एक ही बेचा करता था 100 रुपया के भाव से, अब 10 बेच रहा है, मतलब 100 बेच रहा है, 10 के भाव से ही बेच रहा है, क्योंकि अब उसका ज्यादा प्रोडक्ट होने लगा था, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, उम्मीद करते हैं ये वाला भी आप लोग के माइंड में क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कृषि क्रांति,
कृषि क्रांति। तो इंग्लैंड में उस दौर में, मतलब कि 18वीं सदी का उत्तरार्ध का बात हो रहा है, तो उस दौर में कृषि क्रांति का भी विकास हो गया, कृषि क्रांति भी हो गया। मतलब कृषि में भी तरह तरह का फसल का नया, पहली बात तो फसल का इजाद हुआ, कुछ कुछ फसल का इजाद हुआ। उसके बाद ये हुआ कि मैन पावर बढ़ गया, ठीक है। तो तरह तरह का, इस तरह का कृषि क्रांति में भी पूर्ण रूप से योगदान रहा है औद्योगिक क्रांति का, ठीक है। नहीं, उल्टा बोल दिया, औद्योगिक क्रांति में पूर्ण रूप से योगदान कृषि क्रांति का भी योगदान रहा है, क्योंकि कृषि क्रांति होने के बाद ही अधिशेष बचना स्टार्ट हुआ। उसका जो अधिशेष बचा उसको बेच करके पैसा जमा करना स्टार्ट हुआ, और वो पैसा से नया नया तरह का मशीन लगाना स्टार्ट किया इंग्लैंड, ठीक है। सब एक दूसरे से इंटरलिंक रहता है। आप लोग मेरा वीडियो स्टार्टिंग से यदि फॉलो करते हैं आप लोग, तो आप लोग को पता होगा कि इंटरलिंक हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में जहां तक पॉसिबल हो सके वहां तक आप लोग को इंटरलिंक करके पढ़ना है। इंटरलिंक आप लोग को क्या करता है, मदद करता है कि आप लोग ज्यादा दिन तक याद भी रख पाइएगा, और दूसरा को भी आराम से समझा पाइएगा कि ऐसा ऐसा देख भाई, ऐसा ऐसा हुआ था, इसीलिए ऐसा हो रहा था, ठीक है। अभी इसको लास्ट में इस क्वेश्चन को समरे करेंगे, इसका आंसर ना, तब आप लोग समझ जाइएगा कि अरे इतना कुछ समझ में आ गया, पता भी नहीं चला इतना कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो वही बात है। तो देखिए कृषि क्रांति में क्या हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पूर्व 16वीं एवं 17वीं सदी से कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आए। कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीक परिवर्तन हुए। इसके अंतर्गत बड़े बड़े फार्म स्थापित हुए और नवीन कृषि यंत्र भी उपयोग में आने लगे, जिससे पूंजी संचय हुआ। पूंजी संचय कैसे होगा, जो अधिशेष बचेगा वहां से पूंजी संचय होगा, ठीक है। जिससे औद्योगिक क्षेत्र में निवेश किया गया। देखिए अभी जो बताया वही बात है, तो इसीलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हम तो आपको बस बेसिक बता रहे हैं। पढ़ने लिखने के लिए तो आप लोग का जितना दिमाग, जितना शार्प रहेगा उतना अच्छा आप इस आंसर को लिख सकते हैं, क्योंकि कमी नहीं आप लोग के पास रहेगा आंसर लिखने के लिए। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि में तो कुछ बोलने वाला बात ही नहीं है। जब 1740, देखिए 1740 के दशक में ब्रिटेन में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने लगा। इस वृद्धि से वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हो गई। अब वस्तुओं का मांग में जब बढ़ोतरी होगी तो वस्तु ज्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगेगा। इसकी पूर्ति इंग्लैंड में होने लगी, जिसका आविष्कार उन्होंने उन्नत आविष्कार किया। अब देखिए जनसंख्या बढ़ गया तो जनता को ज्यादा माल चाहिए होगा, और ज्यादा माल चाहिए होगा तो व्यवस्था पूर्वक इंग्लैंड को कुछ ना कुछ ऐसा भांज लगाना होगा जिसके कारण कि ज्यादा प्रोडक्ट उत्पन्न हो सके, ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग कर सके। तो यही यही मामला में उसने तरह तरह का आविष्कार कर डाला, ठीक है। आविष्कार से पहले हम लोग 7वां नंबर पॉइंट ये देख लेते हैं, इंग्लैंड का औपनिवेशिक विस्तार। तो इसमें कुछ समझाने वाला बात है नहीं। इंग्लैंड का औपनिवेशिक विस्तार में अमेरिका को विस्तार किया, इंडिया, चाइना, इधर भी विस्तार किया। हालांकि एक बार पढ़ देते हैं, लेकिन ये वाला आप लोग के पास क्लियर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये वाला चीज हम बता चुके हैं, ठीक है। देखिए इंग्लैंड का एक विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था। इसमें इंग्लैंड को कच्चे माल का सुरक्षित एवं बना हुआ स्रोत तो प्राप्त हुए, आबादित स्रोत तो प्राप्त हुए ही, साथ ही उत्पादित माल के लिए बाजार भी प्राप्त हो गया। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि कच्चा माल तो मिला ही, और साथ में जो कच्चा माल को बना करके नया माल बन रहा था उसको बेचने का भी मार्केट मिल गया था, ठीक है। पूंजीपतियों का उद्योग में धन लगाने के लिए प्रोत्साहित किया और औद्योगिक क्रांति के संभावना को बल प्रदान किया। तो ये वाला 7वां नंबर पॉइंट हमको नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। 8वां नंबर पॉइंट देखिए, पूंजी की उपलब्धता। तो औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता आवश्यक होती है। भारत, अमेरिका जैसे उपनिवेशिक के माध्यम से इंग्लैंड में अत्यधिक धन का संचय हुआ। अब देखिए वो ये चीज भी आप लोग अच्छा से कोरिलेट कर सकते हैं। जब जब इंडिया में जो उपनिवेश बन रहा था, जब अमेरिका में उपनिवेश बन रहा था, आप लोग को तो अमेरिका के इतिहास आप लोग को बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग ये बात को फील कर रहे होंगे, ये बात को आप लोग रिलेट कर रहे होंगे कि किस तरह से वो लोग लूट रहा था। अमेरिका में क्या कांड कर दिया था वो लोग, इंडिया में क्या क्या कांड कर रहा था वो लोग। तो ये बात को आप लोग जो भी मेरा पुराना क्लास देखे हुए, वो ये सब बात को आप लोग फील कर रहे होंगे, और ये सब बात को आप लोग को रिलेट करने में बहुत मजा आ रहा होगा कि अरे वाह, सब सब टॉपिक एक दूसरे के ऊपर जो है रिलेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं क्या कि आप लोग हर वीडियो को देखा कीजिए। हर वीडियो चाहे आप लोग का सिलेबस में हो या ना हो, अगर वो हिस्ट्री का वीडियो है तो हिस्ट्री आप लोग को काम देगा ही देगा, ठीक है। हिस्ट्री आप लोग को काम देगा।
क्योंकि ये हर सब्जेक्ट को बांध करके रखता है हिस्ट्री, ठीक है, इसीलिए। 9 नंबर देखिए, वैज्ञानिक प्रगति एवं नए आविष्कार। ये देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा फैक्ट याद करने का जरूरत पड़ेगा। अभी तक हम लोग एक भी फैक्ट अभी तक याद नहीं किए, सिर्फ एगो अर्नोल्ड टॉयनबी सिर्फ याद किए हैं, वो एकमात्र एक फैक्ट था। उसका ज्यादा फैक्ट अभी तक याद नहीं किए हैं हम लोग, कि ना तो ईयर याद किया ना तो किसी का नाम याद किया। अभी तक सिर्फ देख रहे थे कि आविष्कार थे, औपनिवेशिक विस्तार कैसे किया, प्राकृतिक संसाधन उसको पास अवेलेबल था, उसके बाद बंदरगाह अवेलेबल था उसके पास, कच्चा माल उन लोग के पास अवेलेबल था। तो ये सब नॉर्मल नॉर्मल बात हम लोग सिर्फ पढ़े, अभी तक कहीं भी फैक्ट का कोई जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन अभी थोड़ा सा फैक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो क्या करना है, वो फैक्ट जो है ना, हिस्ट्री में सबको को लगता है कि फैक्ट पढ़ना पड़ता है, लेकिन फैक्ट वाकई में अगर देखा जाए तो फैक्ट पढ़ना नहीं पड़ता है। फैक्ट एग्जाम्पल के तरह आपका मुंह से निकलते जाता है। एग्जाम्पल फैक्ट, जस्ट एग्जाम्पल सिर्फ फैक्ट होता है, उसे उससे ज्यादा कुछ रोल नहीं है फैक्ट का, ठीक है। तो देखिए, वैज्ञानिक प्रगति एवं नए आविष्कार। ब्रिटेन में वैज्ञानिक वातावरण अन्य देशों से अधिक उपयुक्त था। भिन्न भिन्न देशों में उत्पन्न हुए वैज्ञानिक विचार का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड में ही हुआ। फलतः इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास तीव्र से अधिक तेजी से हुआ। अब देखिए क्या क्या विकास हुआ। ए नंबर, वस्त्र उद्योग। 1733, देखिए फैक्ट आ गया, 1733 में जॉन के नामक व्यक्ति ने फ्लाइंग शटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लाइंग शटल, ठीक है, ये भी याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये वाला भी पूछा जा सकता है। फ्लाइंग शटल नामक कपड़ा बुनने का मशीन का आविष्कार किया, जिससे कपड़ा बुनाई में तेजी आई। इस आविष्कार ने सूत की मांग में बड़ी वृद्धि की। इस आवश्यकता की पूर्ति 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी नामक एक चरखे का आविष्कार करके पूरा किया। अब देखिए, ये भी अगर आप लोग को फैक्ट नहीं लगेगा यदि आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए 1733 में क्या किया, जॉन नाम का एक व्यक्ति ने फ्लाइंग शटल नाम का एक उपकरण का आविष्कार किया, ठीक है, कपड़ा बुनने का मशीन का आविष्कार किया। इसके तहत क्या हुआ, इस आविष्कार ने सूत की मांग में वृद्धि कर दी। अब देखिए, सूत काटने में वृद्धि कर दी, और इस आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कर दिया, जो आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कर दिया। इससे क्या हुआ कि 8 गुना अधिक सूत काता जा सकता था। पहले एक सूत काता जाता था, तो अब जो है 8 गुना सूत जो है काता जा सकता है। इससे क्या होता है, कपड़ा बनने, सूत काटने के कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। उसका देखिए 1769 में रिचर्ड आर्काइट ने सूत काटने की मशीन वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। इन सब आविष्कार से वस्त्र उद्योग में क्रांति आ गई। वस्त्र उद्योग में क्रांति आ गई। आप लोग सिर्फ ये पढ़े होंगे कि इंडिया में जो है, जब इंडिया मॉडर्न इंडिया आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोग बस ये पढ़े होंगे कि मॉडर्न इंडिया में इंग्लैंड से नया नया वस्त्र आ रहा था, यहाँ का हस्तशिल्प उद्योग, हथकरघा उद्योग सब बर्बाद हो रहा था। लेकिन आज आप लोग पीछे का कहानी समझिए कि क्या क्या आविष्कार हुआ था जिसके कारण कि ऐसा हो गया था इंडिया में, ठीक है। अब देखिए, लोहा एवं कोयला उद्योग, बी नंबर, आविष्कार में ही आप लोग का बी नंबर पॉइंट है ये वाला। मशीन एवं यंत्रों के निर्माण में लोहा इस्पात उद्योग बहुत महत्वपूर्ण होती है। अतः इस क्षेत्र में नए आविष्कार और तकनीकी विकास का औद्योगिक क्रांति की तीव्र कर दिया। अब लोहा का गलाना आसान हो गया, पहले लोहा गलाना आसान नहीं था, अब आसान हो गया। 18वीं सदी में अब्राहम डर्बी तथा जॉन रोसक, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब्राहम डर्बी और जॉन रोसक ने क्या किया, पत्थर के कोयले का उपयोग का सूत्रपात किया। 1815 में हेम्प्री डेवी, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हेम्प्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया, जिससे खानों के भीतर काम करना सुगम हो गया। फलतः कोयला के उत्पादन में वृद्धि हो गया। ये सब पॉइंट तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा खुद से ही पढ़ना होगा। आप लोग को डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके वेबसाइट में आप लोग चले जाइए। वेबसाइट में जाके एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो को जो भी पॉज कर करके देख रहे हैं ना, उनको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए फ्लुएंटली एकदम शुरू से लास्ट तक बिना वीडियो को पॉज किए हुए देख लीजिए। एक बार ही देखने का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार वीडियो देख लीजिए, एक बार वहां से जाके वेबसाइट में जाके एक बार पढ़ लीजिए, बस हो गया, उस कहानी खत्म हो जाएगा। उसका देखिए, परिवहन क्षेत्र में नवीन आविष्कार। कच्चा माल को कारखाना तक लाना तथा उत्पादित माल को बाजार तक पहुंचाना परिवहन एवं यातायात के साधन में सुधार से ही संभव था।
परिवहन में सुधार करेगा तब ना प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्ट है इधर से उधर हो पाएगा। तो इसने क्या किया, इस काल के स्थल में जल स्थल मार्ग के साथ साथ जल मार्ग को भी प्रयोग किया गया। तो बताए ही कि नेचुरल तरह से इसके पास अवेलेबल था, वो बंदरगाह नेचुरल तरह से अवेलेबल था, इसलिए ज्यादा इन लोगों को दिक्कत नहीं हुआ। साथ साथ वाष्प इंजन का भी निर्माण हुआ, जिससे आवागमन में सुगमता आ गई। वाष्प इंजन का आने से क्या हुआ कि रेल इंजन चलने लगा और बहुत ज्यादा सुविधा होने लगा उसके कारण। उसके देखिए डी नंबर, औद्योगिक क्रांति के दौरान ही संचार व्यवस्था में भी विकास हुआ। संचार व्यवस्था में भी औद्योगिक क्रांति के दौरान ही विकास हुआ। नई डाक व्यवस्था, तार यंत्र व्यवस्था, 1876 में टेलीफोन का आविष्कार से संचार माध्यम सरल हो गया। ये भी औद्योगिक विकास में सफल कदम था। ठीक है, ये वाला कुछ कुछ आप लोग को फैक्ट थोड़ा सा याद रखना होगा। ये आप लोग का ज्यादा नहीं, एक पेज का फैक्ट है, और वो भी फैक्ट ऐसा नहीं है कि याद नहीं रह पाएगा। स्पिनिंग जेनी याद रखना है, औद्योगिक में क्या विकास किया है वो याद रखना है, सूत कातने में किया है वो याद रखना है, वाष्प इंजन में विकास किया है वो याद रखना है। तो ज्यादा फैक्ट भी नहीं याद रखना है, ठीक है, ज्यादा फैक्ट भी नहीं याद रखना है। एक बार आप लोग वहां से जाके सिर्फ पढ़ लीजिएगा, वेबसाइट में जाके सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग को वो फैक्ट भी आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष, जो कि इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है निष्कर्ष। भूमिका और निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। भूमिका में तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या क्या लिखना है, बीच में भी समझ में आ गया कि क्या क्या लिखना है। अब देखिए ये सवाल उठता ये है कि औद्योगिक क्रांति को क्रांति क्यों बोल रहा है, क्या जरूरत है क्रांति बोलने का, खून वून तो बहा नहीं था, ना ही कुछ ऐसा हुआ था कि क्रांति बोला जाए, तो फिर भी विद्वान लोग क्रांति इसको क्यों बोल रहा है। तो इसके लिए दो मत आता है। ठीक है, एक मत ये बताता है कि इसको क्रांति बोलना उचित है, दूसरा मत ये बताता है कि नहीं नहीं इसको क्रांति बोलना जो है उचित नहीं है। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट के लिए एक अलग क्वेश्चन आ जाएगा, एक अलग क्वेश्चन आ जाएगा, जो कि ग्रेजुएशन के लेवल पे वो क्वेश्चन नहीं आ सकता, नहीं मतलब नहीं पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन ये है कि कहां तक आप मानते हैं कि औद्योगिक क्रांति को क्रांति कहना उचित है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बन सकता है आगे जाके, यदि आप लोग हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं, किसी चीज में यदि आप लोग हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग से बन सकता है कि किस हद तक आप औद्योगिक क्रांति को क्रांति का दर्जा देते हैं। ठीक है, तब आप लोग को विद्वान का नाम लेके आप लोग को बताना होगा कि ये विद्वान ने ऐसा कहा था, वो विद्वान ऐसा कहा था। लेकिन लास्ट में आप लोग को फिर से वही तर्क देना होगा कि अधिक तर्क संगत लगता है कि औद्योगिक क्रांति को क्रांति कहना ही अधिक तर्क संगत लगता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर देके यहाँ पे खत्म कर दिए हैं हम, जिससे कि आप लोग का आंसर भी बहुत तगड़ा बन जाएगा। देखिए निष्कर्ष क्या है, क्रांति शब्द अल्पकाल में तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन का घोतक है, जबकि क्रमिक विकास दीर्घ काल से चले आ रहे परिवर्तनों का रेखांकित करती है। इसी आधार पर विद्वानों के एक समूह का कहना है कि इससे औद्योगिक क्रांति को क्रांति कहना उचित नहीं है। वहीं दूसरी और 18वीं सदी में होने वाले औद्योगिक क्रांति औद्योगिकरण एक क्रमिक उत्थान का परिणाम अवश्य था, लेकिन नवीन आविष्कारों ने उत्पादित प्रक्रिया में परिवर्तन लाया, जिससे जिससे लंबे समय से चले आ रहे बुनाई कताई को तीव्र किया गया। इससे अधिक क्रांतिकारी बदलाव आए, इसलिए इसे क्रांति कहना तर्क संगत है। अब देखिए थोड़ा सा आप लोगों को समझा देते हैं, अभी पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है, सुनने के बाद ज्यादा समझ में आता है। तो देखिए बात ये, क्रांति का मतलब बेसिकली क्या होता है कि बहुत दिन से चले आ रहे हैं कुछ भी बदलाव, सबको बहुत दिन से चले आ रहे हैं छोटा मोटा बदलाव, या फिर नियम, लॉ, लॉ मतलब कानून, बहुत दिन से कुछ कुछ चला आ रहा है, लेकिन अचानक ऐसा परिवर्तन हो गया जिसके कारण कि पीछे का सब कुछ खत्म। ठीक है, अचानक एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया जिसके कारण कि उससे राजनीतिक में परिवर्तन आ गया, आर्थिक में परिवर्तन आ गया, भौगोलिक में तो परिवर्तन हालांकि ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन वहां भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो क्रमिक परिवर्तन को बोलता है, अचानक आया हुआ बहुत बड़ा परिवर्तन को बोलता है क्रांति कहा जाता है। और ये औद्योगिक क्रांति आप लोग देखें, बहुत दिन से हस्तशिल्प चले आ रहा था, हथकरघा चले आ रहा था, हाथ से चला रहा था, एक सूत काटना, एक बार में एक ही सूत काटा जा सकता था, अब 8 सूत काटा जा सकता है। तो ये सब जो है, ये सब के बना पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसको जो है क्रांति करना ही सबसे ज्यादा उचित है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ विद्वान बोलते हैं क्रांति ना कहिए इसको, लेकिन आप लोग को ये मानना है कि क्रांति कहना ही सबसे ज्यादा उचित है,
क्योंकि विद्वानों का यही ज्यादा मत है। यह इंग्लैंड में ही होना था, यह इंग्लैंड में ही होना तय था, क्योंकि इंग्लैंड में संसाधनों की कमी नहीं थी, वहां की परिस्थितियों की मांग ही थी। इंग्लैंड में पूंजी निवेश तथा जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही थी, जिसका परिणाम स्वरूप हमें औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का पूरा क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाता है। हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ देख लिया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम लोग का 40 मिनट का जो वीडियो, हर वीडियो 40 मिनट का रहता है, तो ये वीडियो भी लगभग उतना मिनट का ही बन गया, थोड़ा सा लंबा बनता है, लेकिन एक वीडियो में आप लोग को पूरा का पूरा उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में आया या समझ में नहीं आया, या फिर कुछ और इसमें सुधार करने का जरूरत है कि क्या है नहीं है। ठीक है, आप लोग अपना नेगेटिव कमेंट भी दे सकते हैं, अपना पॉजिटिव कमेंट भी दे सकते हैं, जैसा भी आप लोग को वीडियो लगता है आप लोग अपना कमेंट देके बता दिया कीजिए, ताकि और उसको हम बेहतर सुधार उसको कर सके। पता ही नहीं चलेगा कि क्या गड़बड़ हो रहा है तो उसको सुधार कैसे करेंगे। आप लोग ही का ही वो काम है हमको बताना कि क्या गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और रिकैप एक बार आप लोग खुद से कर लीजिएगा मन में, वीडियो को पॉज करके वीडियो का एंडिंग में रिकैप कर लीजिएगा, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा बन जाएगा और आप लोग फट से कमेंट करने लगते हैं कि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है सर, इतना लंबा नहीं मजा आता पढ़ने में। तो आप लोग एक बार ये तो देखिए कि वीडियो में हम क्या क्या बता रहे हैं, कहाँ कहाँ तक बता रहे हैं। आप लोग को तो बीच बीच में हम रिकैप भी करा देते हैं, वीडियो देखते देखते ही आप लोग को याद हो जाता है, आप लोग को दूसरा कुछ देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ना ही पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, वीडियो देखते देखते ही याद हो जाता है आप लोग को। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करते हैं वीडियो को छोटा कीजिए, तो देखिए छोटा तो वीडियो ज्यादा हो नहीं सकता। मेरा वीडियो 30 से 40 मिनट के बीच में रहेगा, ये बात तो फिक्स है, क्योंकि ज्यादा छोटा करेंगे तो हमको खुद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि हम अच्छा से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जब तक हमको खुद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि हम सामने वाला को अच्छा तरीका से बता पा रहे हैं, तब तक पढ़ाने का कोई फायदा है भी नहीं। इससे अच्छा तो आप लोग कॉलेज वॉलेज जाके पढ़ सकते हैं, वहां पे तो आप लोग को पता ही है कि प्रोफेसर टीचर लोग तो अपने मजा में रहते हैं। ठीक है, खैर उधर हम नहीं जाना चाहेंगे। तो बस उम्मीद करते हैं आप लोग का आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करना है, और नहीं समझ में आएगा तो बेहिचक डिसलाइक कर देना, और कमेंट में बता देना है कि क्या पसंद नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में एक वीडियो अपलोड होगा, ये बात हम आप लोग को नोटिस आज दे देते हैं। डेली डेली वीडियो अपलोड करना अब मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।